फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एग्जाम स्पेशल में। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार दरोगा जो एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 आया हुआ है उसका सेट नंबर 11 देखने वाले हैं। इससे पहले जो हम 1 से लेकर 10 तक जो है सेट का डिस्कशन ऑलरेडी करा चुके हैं, तो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और ये जो वीडियो का हम डिस्कस करा रहे हैं सेट का, उसको आप लोग सबसे पहले सेट लगा लीजिएगा, उसके बाद ही वीडियो देखिएगा तो आप लोग को बेनिफिट होगा। और अगर आप लोगों के पास ये सेट नहीं होगा तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग डेली सेट एक प्रैक्टिस डालते हैं, तो वहाँ से आप लोग सेट का डिस्कशन कर सकते हैं और सेट लगाकर डिस्कशन देख सकते हैं। और आप लोग का सेट लगाने के बाद कितना स्कोर आ रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आप लोग को हेल्पफुल लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जो है इस वीडियो के थ्रू फ़ायदा हो सके। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह मिलता है। निम्नलिखित जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से किस एक में जो है भारत का प्राचीनतम शैल समूह मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आर्कियन युग में जो है, आर्कियन तंत्र में जो है भारत का प्राचीनतम शैल समूह मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ी का उत्तर से दक्षिण क्रम में सही क्रम आपको बताना है कि भारत के पूर्वी भाग में जो है पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, उसका उत्तर से दक्षिण क्रम में आप लोग को बताना है कि कौन सा सही क्रम आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पटकाई बुम सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश में, और उसके बाद नागा पहाड़ी जो है नागालैंड में, उसके बाद मणिपुर पहाड़ी जो है मणिपुर में है, और मिजो पहाड़ी जो है आपका मिजोरम में। यही जो है उत्तर से दक्षिण में क्रम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि नदियों और उसकी सहायक नदियों में कौन सा जो है मेल नहीं खाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कि गोदावरी इंद्रावती सहायक नदी है, तो ये कथन आपका सही हो जाएगा। बी नंबर में दिया गंगा पेनगंगा, तो गंगा की सहायक नदी पेनगंगा नहीं है, पेनगंगा जो है गोदावरी की सहायक नदी है, तो ये कथन जो आपका गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया कृष्णा भीमा सहायक नदी है, ठीक है, यह भी कथन सही है। लूनी जो है सुकरी सहायक नदी है इसकी, तो सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि मानसून ब्रस्ट केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान घटित होता है। मानसून ब्रस्ट जो आता है केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, गोवा के तटीय क्षेत्रों में जो है किस अवधि के दौरान आता है। तो देखिए मानसून ब्रस्ट जो है, मानसून जब आगमन होता है उसी को मानसून ब्रस्ट कहा जाता है, और मानसून का आगमन जो है जून के प्रथम सप्ताह में होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जून का प्रथम सप्ताह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि झूम खेती करते हैं किस जनजाति के लोग जो हैं झूम खेती करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खासी जनजाति के लोग जो है झूम खेती करते हैं, और ये खासी जनजाति जो है मेघालय में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर प्रतिशत में जो है सर्वाधिक रही थी। महिला साक्षरता दर किस राज्य में जो है सबसे अधिक थी, आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मिजोरम में जो है महिला साक्षरता दर सबसे अधिक थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि भारत में भौम जल यानी कि ग्राउंड वाटर जो होता है का सर्वाधिक उपयोग करने वाला राज्य में कौन कौन से हैं। भारत में जो है भौम जल यानी कि ग्राउंड वाटर का उपयोग करने वाले, सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्यों में कौन कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु जो है ये जो है ग्राउंड वाटर का उपयोग करने वाले शीर्ष राज्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि गंगा के निचले मैदान की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों का युग में जो है कौन सा युग में सबसे उपयुक्त है। गंगा के जो निचला मैदान होता है वहाँ की विशेषता है कि वह वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान और आर्द्र के साथ बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए जो है फसल आपको बताना है कि कौन सा युग में जो है आपका सबसे उपयुक्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। धान और जूट की जो है खेती यहाँ पर सर्वाधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है आपका किन किन देशों से होकर गुजरती है, तो ये कथन इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। माली देश जो है अफ्रीका का देश है, इसी से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। देखिए आप लोग के दरोगा पीटी में जो है कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाओं से जो किन किन देशों से गुजरती है, ऐसा प्रश्न जो है आपके दरोगा पीटी में अक्सर पूछा जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कर्क रेखा से कौन कौन से देश गुजरते हैं और मकर रेखा और विषुवत रेखा से भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित रहता है वह कौन सा ग्रह है। मीथेन जो है किस ग्रह के वायुमंडल में उपस्थित रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बृहस्पति के जो है ऊपर में वायुमंडल में जो है मीथेन उपस्थित रहता है।
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित स्थानीय पवनों में कौन सा सुमिलित नहीं है, आपको बताना है। स्थानीय पवन में आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सुमिलित नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि ब्लिजार्ड साइबेरिया क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में प्रवाहित होता है, तो ये कथन जो आपका सही है। और ब्रिक फीडर जो है ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया प्रांत में प्रवाहित होता है, तो ये भी कथन आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी आपका सही है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि मिस्ट्रल यूएसए कनाडा और रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर पाई जाती है, तो ये कथन जो है आपका गलत है। मिस्ट्रल जो है आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र में चलने वाली स्थानीय पवन है, स्पेन और फ्रांस में सर्वाधिक प्रभावित करती है, तो ये आपका कथन गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पनामा नहर जो है मैक्सिको की खाड़ी और प्रशांत महासागर में है, ये कथन जो आपका गलत है। पनामा नहर जो है आपका प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर यानी कि कैरेबियन सागर से जोड़ती है, तो ये कथन जो आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया कि स्वेज नहर जो है लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है, यह कथन भी गलत है। स्वेज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। और ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है कील नहर जो है बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है, तो ये कथन जो आपका सही है। तो आपका पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका 1 और 2 जो है सुमेलित नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का दिया गया है कि तुर्की किनके किनके मध्य स्थित है। तुर्की जो देश है किसके किसके मध्य स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। काला सागर और भूमध्य सागर के बीच जो है आपका तुर्की देश स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के जो चक्रण होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं इसको। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य कथन आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग कांसे से परिचित नहीं थे, यही कथन आपको गलत है। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है कांसे से परिचित थे, इसी कारण ये जो है इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए कि इस संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सिंग वाला जानवर यानी कि यूनिकॉर्न होता है, तो ये कथन सही था। सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा यानी कि आग में पकी मिट्टी की बनी मूर्तिकाएं फिगरीन कहलाती थी, ये भी कथन जो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया कि इस संस्कृति में सोना चांदी का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए होता था, तो ये भी कथन आपका सही है कि सोना चांदी का उपयोग जो है आभूषण बनाने के लिए किया जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि उत्तर वैदिक काल में द्विज जो है किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था। द्विज जो शब्द है उत्तर वैदिक काल में जो है किसके लिए प्रयुक्त होता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उच्च वर्ण यानी कि ब्राह्मण लोगों के लिए जो है द्विज शब्द का प्रयोग किया जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित कौन सा आपको बताना है, तो देख लीजिए शूद्रक जो है मृक्षकटिकम, ये आपका सही सुमेलित है। कालिदास जो है अभिज्ञान संगोतलम, ये भी आपका सही सुमेलित है। अमर सिंह जो है रोमक सिद्धांत, ये आपका गलत सुमेलित है। अमर सिंह जो है अमर कोश, इनकी रचना का नाम है अमर कोश। तो आपका जो पूछा है कि सुमेलित कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सुमेलित है, 3 जो है आपका सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम किससे संबंधित है। द्रविड़ शैली का जो मंदिर होता था उसमें गोपुरम का संबंध किससे है, तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम जो होता था उसका संबंध जो है आपका ऊंचे अलंकृत सिंह द्वार से होता था। मतलब कि दक्षिण भारत के मंदिरों के ऊंचे अलंकृत सिंह द्वार को गोपुरम कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि सर्वप्रथम किस सल्तनत कालीन शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया था। किस सल्तनत कालीन शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी जो है दिल्ली को स्थानांतरित किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश जो था सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। मथुरा का केशव देव मंदिर निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था। मथुरा में जो केशव देव मंदिर है इसको किसने बनवाया था सबसे पहले, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वीर सिंह जुदेव बुंदेला ने बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा है। किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है कूट का प्रयोग करके। तो एक तरफ सूची 1 में दिया गया है पद का नाम और एक तरफ दिया गया है अर्थ। तो देखिए जात जो होता था आपका मनसाबदारों के पद तथा वेतन का सूचक होता था जात, और सवार जो होता था आपका मनसाबदारों के द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या,
घुड़सवारों की संख्या को सवार कहा जाता था। और दीवान ए आला जो है आपका वित्त मंत्री, और मदद ए मास जो है आपका अनुदान में दी गई मुक्त भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। तो मिलान करने पर आपका आंसर आ रहा है 2, 1, 3, 4। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर किस में इसका होगा। तो देखिए आपका 2, 1, 3, 4 आ रहा था, तो किस ऑप्शन में है? तो 2, 1, 3, 4 जो है ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। नंबर 23 में दिया गया है कि भारत में इस्तमारारी प्रथा जो है इसका आरंभ किसके शासनकाल में होता है? इस्तमारारी बंदोबस्त यानी कि इसको ही जो है स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है, जिसे 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है शुरू किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? किस आंदोलन के समय जो आपको बताना है कि पहली बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर जो है प्रयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में हुआ था, उसी के समय जो है वंदे मातरम को व्यापक स्तर पर प्रयोग में लाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से नहीं जुड़े थे? होम रूल लीग की स्थापना जो है आंदोलन से नहीं जुड़े थे कौन? तो देखिए लोकमान्य तिलक जो है जुड़े थे, एनी बेसेंट जुड़ी थी, और एस सुब्रमण्यम अय्यर भी जुड़े थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लाला हरदयाल जो है इससे होम रूल लीग आंदोलन से नहीं जुड़े थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है कि नीचे दी गई ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम में सजाना है और आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है इसमें से सही है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका 8 अगस्त 1942 को हुआ था, और क्रिप्स मिशन जो है आपका मार्च 1942 में हुआ था, और नौसेना विद्रोह जो है आपका 1946 में हुआ था 18 फरवरी को, और लाल किला पर मुकदमा चला था आपका 1945 में। तो आपका मिलान करने पर आएगा, सबसे पहले हुआ था क्रिप्स मिशन यानी कि 2 हुआ था, उसके बाद आपका हुआ था 1, उसके बाद 4, उसके बाद 3। 2, 1, 4, 3 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लीमेंट एटली जो था आपका ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था भारत के स्वतंत्रता के समय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों के अंतर्वेशन का अधिकार मुहैया कराया था? आपको बताना है कि किस अधिनियम के तहत पहली बार गवर्नर जनरल की विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वेशन का अधिकार मुहैया कराया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 जो कि लॉर्ड कैनिंग के समय लाया गया था। उसी समय जो विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्त किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 77वां भारतीय सेना दिवस 2025 का थीम क्या था? 77वां भारतीय सेना दिवस जो है उसका 2025 में थीम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समर्थ भारत सक्षम सेना। समर्थ भारत सक्षम सेना इसका थीम था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है कि वर्तमान में भारत के 16वें महान्यायवादी जो हैं यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है कौन है? आपको बताना है कि भारत के वर्तमान में 16वें महान्यायवादी कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर वेंकटरमणी जो है वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए आप लोग का जो ये सेट डिस्कशन कराया जा रहा है, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इसको देखिएगा, तभी आप लोग को जो है बेनिफिट मिलने वाला है। बीच में छोड़ दीजिएगा तो आप लोगों को कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। और आप लोग जो है क्वेश्चन जो है आप लोग यहीं पर याद करने की कोशिश कर लीजिएगा, फिर दोबारा देखने की जरूरत आप लोग को नहीं पड़े। और चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है कि मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का संबंध किस राज्य से है? मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का संबंध जो है किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। लिथियम अन्वेषण और खनन के सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने फरवरी 2025 में किसके साथ समझौता किया है? लिथियम अन्वेषण और खनन को मजबूत करने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना के साथ जो है आपका समझौता किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इनमें से किसे भारत रत्न 2024 नहीं दिया गया है? आपको बताना है कि इनमें से किसे जो है भारत रत्न 2024 में नहीं दिया गया है। तो देख लीजिए, कर्पूरी ठाकुर को जो है आपका दिया गया था, चौधरी चरण सिंह को भी दिया गया था, लाल कृष्ण आडवाणी को भी दिया गया था, और शारदा सिन्हा जो है इनको भारत रत्न नहीं दिया गया था, बल्कि 2025 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला था। और कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी के अलावे और 2 व्यक्तियों को मिला था, जिनका नाम है MS स्वामीनाथन और PV नरसिम्हा राव। 5 व्यक्तियों को जो भारत रत्न 2024 में दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का 187वां सदस्य कौन बना है? ILO का 187वां सदस्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टोंगा जो है ILO का 187वां देश बना है। और ILO के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं गिलबर्ट हंगवे हैं, और ILO का स्थापना जो किया गया था 1919 में, और इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? वर्ल्ड हैप्पीनेस
रिपोर्ट 2025 में जो भारत का कौन सा रैंक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 118वां रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, यानी कि खुशहाली रैंकिंग में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। पद्म पुरस्कार 2025 में कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? कितने व्यक्तियों को जो है पद्म विभूषण मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 व्यक्ति को जो है पद्म विभूषण मिला है और 19 व्यक्ति को जो है पद्म भूषण मिला है और 113 व्यक्ति को जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 25वां आईफा अवार्ड 2025 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? 25वां आईफा अवार्ड जो हुआ है 2025 में, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लापता लेडीज़ को जो है आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है और ये 25वां क्रम का था और ये जो आयोजन किया गया था ये जयपुर राजस्थान में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है कि वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्मृति मंदाना जो है सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला वनडे क्रिकेटर हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है कि एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बना है? एआई को अपराध घोषित करने वाला पहला देश जो बना है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन जो है एआई को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बना है। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है कि 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब किसने जीता है? 5वां जो एशियाई महिला कबड्डी हुआ है इसका खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत ने जीता है। महिला एशियाई में महिला कबड्डी जीता है और पुरुष में महिला कबड्डी जो है भारत जीता है और इसका आयोजन जो किया गया था वो इंग्लैंड में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है कि हाल ही में किसने 72वें मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? 72वें मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओपल सुजाता चुआंगसरी जो है इन्होंने जो है मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है और ये 72वां मिस वर्ल्ड का आयोजन जो किया गया था हैदराबाद भारत में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन जो है 2025 22वें सांगरीला संवाद में भाग लिया है? सीडीएस जो है वर्तमान में अभी अनिल चौहान है, इन्होंने कहा एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 22वें सांगरीला संवाद में भाग लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में जो है इन्होंने भाग लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला पहला जिला कौन बना है? सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला पहला जिला कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीव जो बना है पहला जिला बना है सौर ऊर्जा से अपनी मांग पूरी करने वाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्निकुल कॉस्मस ने जो है इसका परीक्षण किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। भारत मंगोलिया के बीच 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट जो हुआ है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा उलान बटोर, ऑप्शन नंबर सी, उलान बटोर में जो है 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। किस राज्य में टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है? टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई जो है किस राज्य में स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में जो है इसको स्थापित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत जो है भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा के संविधान से जो है अवशिष्ट शक्तियाँ लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है कि राज्यों के अस्तित्व में आने के बाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, गुजरात जो है 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, ये कथन सही है। महाराष्ट्र जो है 1962 में, ये कथन जो आपका गलत है। महाराष्ट्र भी 1960 में हुआ था और पंजाब जो है 1966 में किया गया था, ये कथन सही है। सिक्किम जो है 74 में किया गया था, ये कथन गलत है। सिक्किम जो है 1975 में किया गया था और झारखंड जो है 2000 में किया गया था, ये भी कथन सही है। तो आपका बोला है कि कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है, तो आपका 2 और 4 जो है सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 और 4 सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया है कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन की पहचान करना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि यह सत्ता की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है, तो यह कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि यह सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन उपलब्ध कराता है, यह भी कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि समाज के कमजोर वर्गों को उनके हित
उचित हक दिलाने की शक्ति प्रदान करता है, तो ये भी कथन आपका सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो कथन है सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है कि शिमला समझौता निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य हुआ था। शिमला समझौता जो हुआ था आपका किन किन देशों के मध्य हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था, जिसमें कि भारत की तरफ से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है कि राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता को और किस नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी और लोंगोवाल समझौता जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब समझौता के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि भारत की शासन व्यवस्था में शक्तियों के पृथक्करण जो सिद्धांत है किसमें परिकल्पित है। भारत की शासन व्यवस्था में आपको बताना है कि शक्तियों के पृथक्करण जो सिद्धांत है वो आपको किसमें परिकल्पित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है इसकी चर्चा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 50 आता है, उसमें ही जो कहा गया है कि कार्यपालिका और विधायिका जो है इसका पृथक्करण किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान के 2 उपबंध जो स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं। कौन सा अनुच्छेद है भारत में 2 कि जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को व्यक्त करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 जो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को व्यक्त करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। संसद की विधायी प्रक्रिया में प्रश्नकाल के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि प्रत्येक सदन में प्रश्नकाल कार्यक्रम प्रथम विषय होता है, ये कथन आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि इस अवधि के दौरान संसद सदस्यों के द्वारा मंत्रियों से उनके विभागीय प्रश्न पूछे जाते हैं, यह भी कथन जो है आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि इस दौरान सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है जिनके पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो यही कथन जो है आपका गलत है। चलिए अगला ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि यह सदस्यों के द्वारा मंत्रिपरिषद की संसद के प्रति उत्तरदायित्व को स्थापित करने का साधन है, तो यह कथन सही है। आपने से पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो है इसका गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। कौन सी समिति जो है भारतीय चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, तो देखिए तारकुंडे समिति का संबंध चुनाव से है, इंद्रजीत गुप्ता का संबंध चुनाव से है, गोस्वामी समिति का संबंध जो है चुनाव से है, लेकिन चिलैया समिति का संबंध जो है आपका चुनाव से नहीं है, इसका संबंध जो है कर सुधार से है और इसका गठन जो है 1991 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया है कि हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद लागू किए गए भू सुधार कार्यक्रम को किन किन राज्यों में सफलता मिली है। हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद लागू किए गए भू सुधार कार्यक्रमों को किन किन राज्यों में सफलता मिली है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में और पश्चिम बंगाल में जो है भू सुधार कार्यक्रम में सफलता मिली है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में दिया गया है कि प्राय समाचारों में रहने वाली नार्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो है इसका संबंध जो है क्या है, मतलब नार्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो है क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल्टिक सागर में रूस और अन्य यूरोपीय देशों को जोड़ने वाला गैस पाइपलाइन है। बाल्टिक सागर में जो है रूस और अन्य यूरोपीय देशों को जोड़ने वाला जो है गैस पाइपलाइन है नार्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया गया है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक पाई जाती है। भारत के किस क्षेत्र में जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या जो है अधिक पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि क्षेत्र में जो है सबसे अधिक प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। सेन सूचकांक का संबंध किससे है। आपको बताना है 59 नंबर क्वेश्चन में कि सेन सूचकांक का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्धनता से है। निर्धनता से जो है सेन सूचकांक का संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि नरेगा संसद के द्वारा कब पारित किया गया था। नरेगा जो अधिनियम आया था इसको संसद के द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2005 में जो इसको पारित किया गया था और इस 7 सितंबर 2005 को अधिनियम को पारित किया गया था और 2006 में इसे लागू किया गया था और नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा 2009 में कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। राष्ट्रीय आय निर्दिष्ट करता है। राष्ट्रीय आय जो है क्या निर्दिष्ट करता है, तो कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि NNP एट फैक्टर कॉस्ट, यही जो है आपका राष्ट्रीय आय निर्दिष्ट करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया गया है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI की मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है।
IRDAI का मुख्य कार्यालय जो है आपको बताना है कि किस शहर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में जो है इसका मुख्य कार्यालय स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। किसी वस्तु का भार क्या होता है? किसी वस्तु का भार जो है क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वह बल होता है जिसे पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। भार के बारे में पूछा है, द्रव्यमान के बारे में पूछा तब आपका जड़त्व आंसर होता है, लेकिन भार के बारे में पूछा है तो भार वह बल है जिससे पृथ्वी इसे अपनी ओर आकर्षित करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया गया है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा जो है क्या होती है? किसी वस्तु को जो है मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिराई जाती है तो उसकी कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुल ऊर्जा जो है उसकी नियत रहती है, क्योंकि जब ऊपर से किसी वस्तु को नीचे गिराएंगे पृथ्वी की तरफ तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है और साथ ही साथ जो है इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है घटती चली जाती है, इसलिए जो कुल ऊर्जा जो है नियत रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। एक छात्र अध्ययन करता है कि उत्तल लेंस हमेशा अपनी स्थिति के बावजूद आभासी छवि बनाता है और उत्तल दर्पण जो है हमेशा आभासी छवि क्यों बनाता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि परावर्तित किरण जो है कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती है, जिसके कारण जो है उत्तल दर्पण हमेशा आभासी छवि बनाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है, ट्रांजिस्टर का उपयोग जो है किस में हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में, यानी कि स्विच के रूप में भी कर सकते हैं और प्रवर्धक के रूप में भी कर सकते हैं ट्रांजिस्टर का उपयोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया गया है कि 92U238 परमाणु होते हैं। आपको बताना है कि इसमें कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें 92 प्रोटॉन होते हैं, 146 न्यूट्रॉन होते हैं और 92 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन की संख्या ही को ही इलेक्ट्रॉन की संख्या कहा जाता है, और परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या निकाल देंगे तब का न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा, जो कि 146 है इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य करता है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कौन सा प्रयोग करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारी जल का उपयोग जो है न्यूट्रॉन रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य करता है। और मंदक का मतलब होता है कि न्यूट्रॉन की गति को जो धीमा करता है। इसमें उपयोग जो है ग्रेफाइट का भी किया जाता है और भारी जल का भी किया जाता है और साधारण जल का भी किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया गया है कि सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होता है, ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए बाह्यतम कोशों को प्राप्त कर सकें। बाह्यतम कक्षा को पूरे करने के लिए ही ना सहसंयोजक बंधक बनाया जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाह्यतम कक्षा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को क्या कहा जाता है? लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड को जो है आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। ये एफ ब्लॉक में आते हैं दोनों, और एफ ब्लॉक के तत्वों को जो है आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है, और संक्रमण तत्व जो है आपका डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व और आंतरिक संक्रमण तत्व जो है एफ ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में जो है आपका मिलान करने के लिए दिया गया है। देखिए एक तरफ आपको मिश्र धातु दिया है और एक तरफ जिसे बना हुआ है वो दिया है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। कांसा जो है आपका तांबा और टीन का बना होता है, और पीतल जो है आपका तांबा और जिंक का बना होता है, और जर्मन सिल्वर जो है आपका तांबा, जिंक और निकल का बना होता है, और मुद्रण धातु जो है सीसा, एंटीमनी और टीन का बना होता है। तो इसका आपको मिलान करने पर आ रहा है 4 3 2 1। तो देखिए 4 3 2 1 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि एल्केनों का प्रतिनिधित्व करने वाला समान सूत्र क्या है? एल्केन का आपको समान सूत्र बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CnH2n+2 जो होता है एल्केन का समान सूत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। कोशिका भित्ति जो है किसकी कोशिका में अनुपस्थित होती है? आपको बताना है ये कोशिका भित्ति जो है किसकी कोशिका में नहीं पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये केवल पादप कोशिका में और जीवाणु और कवक की कोशिका में जो है पाई जाती है। और कवक की कोशिका भित्ति जो है आपकी काइटिन की बनी होती है, और जीवाणु की कोशिका भित्ति जो है आपकी पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, और पादप की कोशिका भित्ति जो है आपका सेलुलोज की बनी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में दिया गया है कि पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है? पौधों में जो फ्लोएम पाया जाता है संवहन ऊतक, इसका आपको कार्य बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। शर्करा यानी कि जो है स्टार्च जो है इसको पौधों के विभिन्न भाग तक पहुंचाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया गया है कि ग्रहणी यानी कि ड्यूडेनम जो है किसका भाग है? ग्रहणी यानी कि ड्यूडेनम जो है किसका भाग है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत का भाग है। ग्रहणी जो है छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ये जो ड्यूडेनम पूछ रहा है तो आपका छोटी आंत इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन लिगामेंट के द्वारा जुड़े होते हैं? लिगामेंट के द्वारा कौन कौन जुड़े होते हैं, तो इसको बताना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड्डी से हड्डी जुड़ा होता है लिगामेंट।
और मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है आपका टेंडन। टेंडन जिसे हिंदी में कंडरा कहा जाता है, आपका मांसपेशी से हड्डी से जोड़ता है, और हड्डी को हड्डी से जोड़ता है आपका लिगामेंट। लिगामेंट को हिंदी में जो है स्नायु कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होते हैं? पुरुषों का जब वृषण कोष होता है वो शरीर के बाहर क्यों होता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान से जो है तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए जो है वृषण कोष शरीर के बाहर होता है, क्योंकि उसको तापमान की आवश्यकता कम होती है। हमारे शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो शुक्राणु बनने के लिए उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है आपको कम तापमान की जरूरत होती है, इसलिए वृषण कोष जो है हमारे शरीर के बाहर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 79 बोल रहा है कि ऊर्जा पिरामिड जो है किस अवस्था में होता है? सीधा होता है कि उल्टा होता है कि तिरछा होता है कि सीधा और उल्टा दोनों होता है, आपको बताना है। तो ऊर्जा पिरामिड जो है आपका हमेशा सीधा अवस्था में होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीधी अवस्था में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया गया है कि पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? पुष्प में जो है स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? देखिए पुष्प में स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र जो है ये इसके भाग होते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलें तो ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा होता है। तो जो शीर्ष भाग पर होता है आपका वर्तिकाग्र होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका वर्तिकाग्र, स्टिग्मा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया गया है कि एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज किया था? एडवर्ड जेनर जो है किसकी खोज किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल पॉक्स की जो है खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। स्मॉल पॉक्स को ही हिंदी में चेचक कहा जाता है, और चिकन पॉक्स को जो है छोटी माता कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में दिया गया है कि जातियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जातियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्थोपोडा जो है जातियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संघ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में दिया गया है कि केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान जो है आपका कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिकमंगलुरु, कर्नाटक में जो है आपका कॉफी अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। ईवीएम का पहला प्रयोग जो है कब किया गया था? ईवीएम का जो है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो है पहला प्रयोग कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1982 ईस्वी में जो है ईवीएम का पहला प्रयोग किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में दिया गया है कि ढोकला बनाने की प्रयुक्त विधि कौन सी है? ढोकला बनाने के लिए जो है कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खमीरीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है ढोकला बनाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय थल सेना का जो है पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में जो भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में दिया गया है कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 24 तिलियां जो होती हैं अशोक चक्र में होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में दिया गया है कि ट्राई ब्रेकर जो शब्द है इसका संबंध किस खेल से है? ट्राई ब्रेकर शब्द का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों से, यानी कि फुटबॉल से भी है और हॉकी से भी है। ट्राई ब्रेकर शब्द का संबंध जो है आपका फुटबॉल और हॉकी दोनों खेल से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 जो है आपका इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। सी सेड हुर्रे आई हैव स्टूड फर्स्ट। आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो आपका बदलने पर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट सी हैड स्टूड फर्स्ट। आप लोग का दरोगा के पीटी में एग्जाम में 2 क्वेश्चन जो है आपका इंग्लिश से और 2 से 3 क्वेश्चन आपका हिंदी से और 5-6 क्वेश्चन जो आपका मैथ और रीजनिंग से मिलाकर रहता है, मतलब 10 से 12 क्वेश्चन जो आपका इन तीनों सब्जेक्ट से जो है मिलाकर रहता है। तो आप लोग इसको भी अच्छे से देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न जो है आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के रिजल्ट में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य के चयन करना आपको कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेरे कमीज में 4 बटन हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से वर्षा ऋतु का सही संधि विच्छेद कौन सा है? वर्षा ऋतु का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्षा प्लस ऋतु जो है इसका सही संधि विच्छेद होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 भी आपका इंग्लिश का दिया हुआ है और इसमें पूछा रहा है कि चूज द ऑप्शन ऑफ एक्टिव टू पैसिव वॉइस गिवन बिलो। आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में आपको बताना है। तो देखिए आई वाज राइटिंग एन एसे, आई वाज राइटिंग एन एसे जो दिया है इसको पैसिव वॉइस में आपको बदलना है। तो पैसिव वॉइस में बदलने पर आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए, एन एसे वाज बीइंग रिटन बाय मी।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है प्रेम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रेम का पर्यायवाची शब्द जो आपका नहीं बताना है कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, परिष्कार जो है आपका प्रेम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। किसने ईमेल के लिए @ जो चिन्ह होता है कौन दिया था। ईमेल के लिए @ चिन्ह का प्रयोग किसने किया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन जो है ईमेल के लिए @ शब्द का प्रयोग किए थे और ईमेल के जनक भी जो है रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। और WWW के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली और IC का विकास किया था JS किल्वी ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 आपका मैथ का क्वेश्चन है। कबीर और विक्की के वेतन का अनुपात जो है आपका 5:2 है। कबीर और विक्की जो है इसके वेतन का अनुपात जो है 5:2 है और उनके वेतन को क्रमशः 20% और 12% की वृद्धि कर दी जाती है। तो इनका नए वेतन का अनुपात आपको बताना है। तो नए वेतन का अनुपात आपका आएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 75:28 जो है इसका आंसर आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है कि किसी भाषा में स्काई इज ब्लू को 815 लिखा जाता है और ब्लू एंड रेड को आपका 725 लिखा जाता है और राम लाइक्स रेड एंड 203 लिखा जाता है और सीता एंड राम का 379 लिखा जाता है। तो आपको राम लाइक्स ब्लू का आपको बताना है। तो आप लोग को इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 503 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। ये भी आपका जो है रीजनिंग का दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो आप लोग को इसको सॉल्व करने पर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 342 जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 भी जो है आपका मैथ का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का दिया गया है कि डी अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और ई अकेले इसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है और यदि वे 8 दिनों तक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो शेष रह गए कार्य का अंश कितना बचा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7/25 कार्य जो है बच जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। ये जो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों के उस अक्षर का चयन करें जो श्रृंखला यानी कि वाट के स्थान पर जो है कौन सा अंक आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाई जो है इसका वाट के स्थान पर आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में दिया गया है कि 10 × 20 × 30 × 1 गुना मतलब डॉट दिया गया है और गुना 1000 तक दिया गया। इसमें बताना है कि आपको शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 124 जो इसको आपको सॉल्व करने का है। तो इसी के साथ जो है आपका सेट नंबर 11 जो है समाप्त हो चुका है और आप लोग का स्कोर जो है इसमें कितना रहा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जो है अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है अपनी दरोगा की तैयारी में अपने जो है स्कोर जो है और बढ़ा सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 12 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।